बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूँ अली आरिफ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और उम्मीद है कि कल का जो रोज था वजीर आजम साहब का और अवाम का, जिन्होंने उनसे बात की, बहुत अच्छा गुजरा होगा। कितने लकी वो लोग हैं जिन्होंने बात की। बहुत ज्यादा लकी है। तो मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। हर सूबे में से एक कॉल जो है उस पर बात करने का। अच्छा, वो मेरा ख्याल है पहले वो पूछते थे कि आप किस सूबे से हैं, और उसके बाद कॉल आप कौन से शहर से हैं, और फिर उसकी कॉल जो है वो कॉल ट्रांसफर होती थी। क्योंकि बहुत से लोग गिला कर रहे थे जी, शिकवा कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है 22-23 करोड़ अवाम की कॉल तो नहीं मिल सकती, वो नहीं उठा सकते वजीर आजम साहब। लेकिन जिनकी कॉल मिली, जिनकी मौसूल हुई, जिनकी बात हुई, खुश नसीब थे जी। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने बड़ा जबरदस्त उनको मशवरा दिया है, बड़ी बातचीत की है। अच्छा। ये तमाम अहवाल जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मौसम के ऊपर मैं और अली बात कर रहे थे कि मौसम एकदम से अब तब्दील हो गया है, और मैं जो है वो अफसुर्दा होना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि विंटर्स अब जा रहे हैं। सही बात और है, गर्मियाँ आने वाली हैं। और एक तो गर्मी वैसे अभी तो खैर बाहर आएगी, और उसके बाद गर्मी तो एक तो सिमल वैसे ही लोगों को इतनी कोई खास पसंद नहीं है। लेकिन जो आप विंटर में ड्रेसिंग करते हैं ना, कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं कि आप क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, वो गर्मियों में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेसिंग जो है ना वो विंटर्स की होती है। गर्मियों में फिर आपके पास लिमिटेड वही चीजें रह जाती हैं जो आपने मौसम की शिद्दत को भगाने के लिए इस्तेमाल करनी है। एनीवेज जी, और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में जिस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म की आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू, तब्दीली के लिए मजीद इंतजार का मशवरा दे दिया। महंगाई में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। पेट्रोल के बाद एलपीजी धमाका, गैस महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत 10 रुपए 37 पैसे किलो बढ़ा दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कारोबार बंद करने की धमकी। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में 63 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं। मरियम नवाज ने मौलाना को फंसा दिया। उधर इमरान खान से काफ लीग की क़यादत की मुलाकात। काफ लीग ने सेनेट के लिए कामिल अली आगा के नाम की मंजूरी कर दी। इस्लामाबाद में सिग्नल तोड़ते हुए तेज रफ्तार गाड़ी ने कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी कशमाना तारिक और उसके शोहर वकास खान और बेटे की थी। पुलिस ने वकास खान को गिरफ्तार कर लिया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरी की तरफ चलें, आपको कल का खुलासा दिखाते हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई और किस किस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या बयान दिए गए। आप लोगों की बातों से अपनी ये ना हो कि अपनी ख्वाब के पीछे ना जाए। दुनिया हमेशा वो चीज़ें कहेगी जो सारी दुनिया करती है, लेकिन जब आप कोई हट की चीज़ करेंगे तो दुनिया आपको डिस्करेज करेगी कि ये नहीं हो सकता। कि चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया है, और ये साल जो हमारी दोस्ती और ताल्लुकात में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए है कि हमारे सफारती ताल्लुकात को इस साल 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने को हैं। वफाक ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोगों की मदद करने का प्रोग्राम किया, और सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर अंदर 200 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम में तकसीम किए गए, जिसमें से 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है, और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत नहीं, कार्टून नेटवर्क है कि 45 रोज में जो 11 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया है, उसकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर जाएगी। और बजाय इसके आप शर्म करें, आप आवाम को कहते हैं कि हमने तो आपके बेहतरीन मफाद में किया है। हम जमहूरी और सियासी और आईनी जद्दोजहद करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असम्बलियों के अंदर और बाहर इन पर दबाव बढ़ाएंगे। हम अदालतों में इनके केस लेके जाएंगे, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि 2.5 साल में भी ये कहना कि ये पिछली हुकूमत का है, ये पिछली हुकूमत का है, कुत्ते ने खाया पिछली हुकूमत ने खिलाया था तब खाया।
मैं दूध नहीं दे रही, पिछली हुकूमत का खाना खाया था इसलिए दूध नहीं दे रही। यानी हर चीज पिछली हुकूमत में। अपनी बात करो। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कल इजाफा किया गया है और ये हुकूमत, मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था, IMF के सामने लेट चुकी है। ये गुलाम हुकूमत है, ये सिर्फ इदारों की गुलामी कर रही है। रोज बरोज पाकिस्तान की आवाम कुचली चली जा रही है। 31 जनवरी जो है वो एक अल्टीमेटम था, वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे, नहीं तो फिर हम इस्तीफे देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा, उसकी उम्मीदों को दोबारा जिंदा रखने के लिए जरूरी है। एक तरफ इंतखाबात कराने वाले जिम्मेदार इदारे, इसमें खासतौर पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शामिल है, इंतजामिया शामिल है, वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर रहम करें। आजकल कुछ बहुत ज्यादा ही लोग मीडिया पे आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और अफसरान को कह रहे हैं सिंध हुकूमत के लिए आप ना माने चीफ मिनिस्टर साहब का और जाने जी। तो कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज का खुलासा आपने देखा, लेकिन सबसे पहले मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की कल होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के ऊपर जो है वो फौरन से बात करें। बिल्कुल जी, उस पर फौरन से बात करनी पड़ेगी और बहुत से लोग यकीनन मसरूफ भी होते हैं और वो नहीं सुन पाए कि वज़ीर आज़म साहब से लोगों की क्या बात हुई और उन्होंने जवाब में क्या कहा। तो हम वो आपको जो खुलासा है वो बता देते हैं कि किन किन जो मौज़ूआत हैं उन पर बात हुई। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें तो वही थी सीमल, जो कि खान साहब हमेशा अपनी स्पीच में बात किया करते हैं या किसी भी तकरीर में बात किया करते हैं, आते हैं और कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। वो बात उन्होंने किसी ने शायद कॉल की, उस पर भी उन्होंने दोहरा दी। और साथ ही साथ मैं और अबूजर तो लिटरली इसको टैगलाइन बनाते हैं कि हमने पूरे सालों में काउंट करना है। एक्चुअली एक रिसर्च स्टोरी करनी है मैंने, खान साहब ने कितनी दफा कहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा। एंड आई थिंक हर खताब में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्लेटफॉर्म में एक ये जुमला लाजमी होता है कि मैं NRO नहीं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है सीमल जरूरी ये भी होता है, देखें जिस तरह से लोग अब बात करते हैं कि खान साहब क्योंकि अब ऑपोजिशन में नहीं रहे, कंटेनर पे नहीं रहे, वजीर आजम बन चुके हैं पाकिस्तान के, तो अब उन्हें चाहिए कि दूसरों को छोड़ दे, हर वक्त आके उनकी बात ना किया करें। लेकिन जरूरी क्या होता है कि बेशक वो वजीर आजम बन गए हैं, अगला भी दौर आना है, इलेक्शंस फिर होने, तो एक बयानिया जो है ना, जो पहले उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाया था कंटेनर के ऊपर, तो वो बयानिया सेट रखना, लोगों के जहन में बिठा के रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मसला ये है रियलाइज कि NRO एक टर्म नहीं है, NRO इज प्रॉपरली ट्रैक जो ये नहीं दे सकते, लेकिन इनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन इनके इख्तियारात में नहीं है, ना ही वो दे सकते हैं, ना ही इनसे मांगा जाएगा। सो बार बार ये चीज रिपीट करना, तो तमाम एनालिस्ट जो है इस पर काफी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अब मसला ये है जुरिडिक्शन की जिसके ऊपर वो NRO। अब मसला ये है कि अब सिर्फ NRO की बात नहीं है, अब आप क्योंकि वजीर आजम बन चुके हैं तो अब आप NRO नहीं दूंगा ये वाला बयानिया तो साथ साथ चलाएं जैसे भी आपने चलाना है, लेकिन अवाम कहती है कि हमें रिलीफ भी दे, और उन्होंने इस हवाले से कल सवाल भी किए। बिल्कुल, महंगाई के हवाले से सवाल हुआ, वज़ीर आज़म ने जो मशवरा दिया वो ये था कि तब्दीली के लिए थोड़ा सा और इंतजार करें। नहीं, इंतजार इंतजार इंतजार, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें, तब्दीली आ ही जाएगी इंशाल्लाह। तो लोग जो है वो जाहिर है अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं इस पर। कल ये जो तमाम एक प्रोग्राम हुआ, जी अली आरिफ फुल उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अभी ब्रेक में मुझे ये कह रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है भाई, आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं तब्दीली आती है या नहीं आती है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं सिमला? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, कभी माजी में ऐसा हुआ नहीं कि वज़ीर आज़म बराह रास्त और बजाते खुद आवाम से बात करें, वो चाहे फिर लाइव बात कर रहे हों या कांट छांट कर दिखाया जा रहा हो, वो एक अलग कहानी है। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि आवाम से खुद बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ये पहली दफा नहीं है, ये काम नवाज शरीफ साहब ने किया था और वो भी बस एक दो बार ये टेलीफोन कॉल्स करके उसके बाद भूल गए थे। अभी जो 2.5 साल के बाद इनको ये जरूरत पेश आई है, उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि अब उनको ये यकीन आता जा रहा है कि मेरी तब्दीली के नारे के नतीजे में, मेरी पॉलिसियों के नतीजे में अवाम की जिंदगी इतनी अजीरन हो गई है कि जरा उनसे पता किया फोन कॉल करके कि वो उससे सक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनके वजीरों ने कहा था कि अवाम की चीखें अभी तो कुछ नहीं निकली, अभी तो निकलनी है। अगर आपको याद हो
फिरदौस शाशिकवान ने भी यही कहा था, असद उमर साहब ने भी यही कहा था। जी। वो चीखों को गेज करने के लिए उन्होंने कल ये सारा किया है। जिस तरह से स्टेज होता है ड्रामा, हम सब जानते हैं, जिस तरह से स्कैन होकर कॉलें होती हैं, पहले रिकॉर्ड होती हैं, फिर उसके बाद अवाम को सुना दी जाती हैं। तो इस किस्म की स्कैन कॉल से गिरती हुई साख जो है उसको सहारा देने की एक कोशिश की गई है। इसलिए कि अगर आप जरा बिल्कुल एक गैर जानिबदार आप जायजा लेके देखें तो आपको पता चलेगा कि अवाम की जिंदगी कितनी दूबर है पहले के मुकाबले में, और क्या क्या इक़दामात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी जिंदगी को मजीद दूबर बनाने के लिए। एक महीने में 2-2 दफा, पिछले महीने में 3 दफा तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और आपको पता है कि जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमत जो है बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। उसका बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को और वनीगाला में रहने वालों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग सड़कों पर फिरते हैं, जो लोग किराए के यानी ट्रेनों पर और जो टैक्सीज और रिक्शा के किराए हैं, उन पर जो असर पड़ता है उसका भुगतना पड़ता है सिर्फ आवाम को। तो अभी ये तब्दीली का नारा जो लगाते थे वो भी जल्दी अचानक किसी दिन हमें बताएंगे कि तब्दीली से उनकी मुराद क्या थी, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ हो जाती है। और फिर वो हर एक अपने किए हुए वादे के एंड पर एक एनआरओ जो है उसको टांगना समझते हैं बड़े लीडरों की निशानी है। बड़े लीडर तो वो शायद बन जाएंगे इस तरीके से, लेकिन अवाम की सांसें जो है वो कितनी दूबर होती जा रही हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने वादा किया था, अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो हर बुध को पार्लियामेंट में आया करेंगे और ऑन द फ्लोर खड़े होकर सवालों के जवाब देंगे। किधर गया वो वादा? तो ये देखिए, ये तमाशा भी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप तासुर कायम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अवाम। लेकिन बुखारी साहब, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है और ये गवर्नेंस के ऊपर तो बहुत से सवालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये कहिएगा वज़ीर आज़म जब खुद बैठकर अवाम के मसले सुनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना सुनवाई हो जाए तो आधा दुख वैसे ही कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि तब्दीली के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लें, फिर उन्होंने कहा महंगाई के ऊपर हम नोटिस ले रहे हैं, कंट्रोल हो जाएगा, फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है, अब तो डॉलर्स आएंगे। ऑपोजिशन को तो डेफिनेटली वो तनकीद का निशाना बनाते ही हैं। तो इस तमाम एपिसोड के बाद, इस तमाम सिनेरियो के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि अवाम फिर से उम्मीदें लगाकर बैठ जाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि क्रेडिबिलिटी का मसला होता है लीडरशिप का, हमेशा ये याद रखिए कि अवाम हर उस लीडर की बात सुन लेते हैं जिससे उनकी तवक्कात वाबस्ता होती हैं और उन्हें यकीन होता है कि जो वादा भी वो कर रहे हैं वो पूरा होगा। इकोनॉमी का क्या हाल है, ये फिगर गेम से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिगर पहले भी फेच होते रहे हैं, खुद कहते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी और उनके तमाम साथी भी कि सागडार ने फिगर फेच किए थे, फलां ने फिगर फेच किए थे, लेकिन जो फिगर फेचिंग अब हो रही है इसकी भी मेरे ख्याल से कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। और मैं आपको फिर कहूँ ये कि मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं उससे मुझे कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, जबकि आपने जब कहा है कि घबराना नहीं है, आपने मेरी किसी न किसी चीज पर कुहाड़ी मारी है, मेरी जिंदगी को फिर अजाब से दो चार किया है। तो ये जो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये फैसल जावेद साहब ने जिस तरह की कॉल्स आपको सुनवाई हैं, ये प्रोजेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि इससे कोई रिलीफ होने जा रहा है, आप मुझे जल्दी से सोच के बताइए। मैंने भी कल वो बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया, मैंने अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात भी की। मुझे बताइए कौन सी ऐसी कॉल थी जिससे आपको ग्राउंड सिचुएशन का सही से अंदाजा हो सके, जिससे प्राइम मिनिस्टर को कुछ सोचने की जरूरत पड़े कि ये सवाल क्या कर दिया गया है। तो इस तरह की स्टेज मैनेज कॉल जो है वो मैंने कहा कि प्रोपेगेंडिस्ट टूल तो हो सकती हैं, लेकिन उससे अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं, क्योंकि अब तो अवाम, मैं आपको बिल्कुल सच कहता हूँ, हमने अपने रिपोर्टर्स को भेज के चेक भी कराया जिसकी ये नकल उतारते हैं खासा बाज़ कि लो जी चले गए जी स्पीकर लेके, हाँ जी महंगाई हो गई है, तो वो तो कहेगा महंगाई हो गई है। जो प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इंटरप्रेट करता हो जिस सूरत हाल को, उससे वो ये यकीन कर लें कि नहीं अब हमारी जिंदगी आसान होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की क्रेडिबिलिटी अब इस हुकूमत की एक आम आदमी के लिए है। अच्छा बुखारी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब यकीनन तनकीद भी करते हैं मीडिया पर, के जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि महंगाई है, और ये भी कहते हैं कि हाँ जी कोई परेशान होगा वो तो कहेगा कि मैं परेशान हूँ, लेकिन वो परेशान है ही क्यों? लेकिन बुखारी साहब, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, अक्सर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी रिलीफ देंगे गरीब अवाम को, महंगाई कम करेंगे, इजलास भी होते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। अब डॉलर्स की भी उन्होंने बात कर दी, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे,
किस पॉलिसी के तहत ये सब कुछ होगा, क्या लगता है आपको? ये होगा मुराद सईद पॉलिसी के तहत, जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था मेरा लीडर बाहर जाएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब मारेगा फलां के मुंह पे, 100 अरब का पता नहीं क्या करेगा। तो ये उसी तरह का एक नारा है जो हमें कहा गया कि यहाँ पर नौकरियों का हाल ये होगा कि बाहर से यूरोप से लोग छोड़ के यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे। हमें ये बताया गया था कि 1 करोड़ नई नौकरियां जो हैं वो लोगों को मिल जाएंगी। हमें बताया गया था 5 लाख घर गरीबों को मिल जाएंगे। ठीक। ये स्लोगन चैंटिंग तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। बुखारी साहब, जैसे आपने सुना है ना, याद अजाब माजी अजाब है यार, तो मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर जो है वो बात कर दी, और आपको ये भी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई सेटिंग हो रही हो, या इवन सोशल मीडिया की बात हो रही हो, तो वज़ीर आज़म इस पर ऑफेंड हो जाते हैं कि मुझे मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स याद क्यों कराई जा रही हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और मैं आपके साथ इस बात पर अग्री करूंगी कि ये एक प्रोजेक्शन वाला पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इससे ये उम्मीद लगाकर बैठ जाएं, सुन लें कि अगर हम इससे ये उम्मीद लगाकर बैठ जाएं कि हालात बेहतर होंगे, तो वो थोड़ा बेकार होगा, आप फिर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अपनी उम्मीद तो देखें जी हमेशा अच्छे की लगानी चाहिए, और अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ साथ उन गरीब आवाम का हमें सोचना पड़ेगा, खान साहब को भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है उनके पास इतने पैसे ना हो कॉल करने के। उन लोगों को, दिहाड़ीदार तबके की मैं बात कर रहा हूँ जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 5 रुपए की महंगाई भी महंगाई लगती है। 5 रुपए, उनको 1 रुपए की महंगाई से भी फर्क पड़ता है, उनके पूरे घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो यकीनन मतलब गर्मियों में ठंडे कमरों में बैठ जाना और सर्दियों में गर्म कमरों में बैठ जाना, और आपको तो यकीनन यही लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस गरीब से जाके अगर पूछा जाए ना, जाके उसका हाल देखा जाए कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहा है, या वो एक बेवा औरत जो है वो किस तरीके से अपना घर चला रही है, कैसे गुजारा कर रही है, तब आपको वाकई पता चले कि जी आपकी गवर्नमेंट ने कितनी महंगाई कर दी है। मगर उम्मीद अभी भी हमें है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो कल क्रिटिसिज्म जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि रिकॉर्डेड एक प्रोजेक्शन का पूरा एलिमेंट दिखा दिया जाता है, लेकिन एक चीज है जहां पर सेंसरशिप नहीं हो रही, वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया इज वेरी ब्रूटल। लोग जो हैं वो टॉप ट्रेंड बनाकर फिर अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी भड़ास फुल निकालते हैं। तो कल का टॉप ट्रेंड था जी हेलो मिस्टर नियाजी, और इमरान खान साहब के लिए ये ट्रेंड था जिसको टैग करके लोग जो हैं वो मीम्स भी बना रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे सिचुएशन, एंड ऑल्सो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पुट इन भी कर रहे थे। बिल्कुल जी, डिफरेंट मीम्स जो हैं वो सामने आ रहे थे, और उनका अगर जिक्र कर लिया जाए तो कुछ तो ये भी कह रहे थे जी कि मैं पता नहीं कितनी कॉल्स कर ली हैं, मेरा नंबर नहीं मिल रहा। 187 बाकायदा वो ट्वीट पड़ा भी हुआ है हमारे पास, अगर हम 187, लेकिन 23 करोड़ आवाम का 187। अभी तो मुझे बहरहाल बहुत सी कंफ्यूजन ये भी है कि ये कहीं रिकॉर्डेड तो नहीं था या क्या था। रिकॉर्डेड था, बाद में चला ऑब्वियसली, लाइव उस वक्त नहीं चला था, लाइव उस वक्त नहीं चल रहा था क्योंकि टाइमिंग 4 बजे का था। आप कॉल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन टाइम 4 बजे का था। एंड ऑल्सो जैसे अभी बुखारी साहब भी कह रहे थे कि फिल्टर्ड कॉल्स थी, और टॉम एंड जेरी का एक मीम बना के किसी ने ट्वीट किया हुआ है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू फॉर प्राइम मिनिस्टर टू पिक अप माय कॉल बट ही डिडंट पिक अप। फिर उनकी तस्वीर शो करके लिखा हुआ था व्हेन द बैक बेंचर इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द वाइवा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसके ऊपर खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये क्रेडिट आप उनको देते हैं कि ये क्रिएटिविटी खत्म है हमारी। नहीं तो अच्छी बात है ना, डिजिटल वर्ल्ड में हम बहुत आगे जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात मैं ये सोच रहा था कि एक सवाल के जवाब में वजीर आज़म साहब ने ना अपने वजन की बात की थी और फिटनेस की बात की। फिटनेस का मशवरा तो बड़ा अच्छा दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा था ये कौन सा कॉलर है जिसको कोई और मसला ही नहीं है, उसने सिर्फ बात किया जी अपनी फिटनेस के हवाले से बताएं जी क्या करना चाहिए, मतलब और सारी परेशानियां खत्म होगी। और ये भी बात जरूरी है, और उस कॉल पे खान साहब बड़े खुश भी हो गए। ये भी बात बहुत जरूरी है कि फिटनेस बहुत जरूरी है, और खान साहब से हमें इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए, और फिटनेस वैसे ही बहुत जरूरी है सबके लिए। हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग पूछ सकते हैं, फिट भी हैं, और लेकिन लकी कॉलर जी ये बात करने के लिए हमें कोई टिप्स दे जी, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट से उनकी बात है जी। अस्मा अरूज जिन्होंने ट्विटर पे ये कहा कि 23 करोड़ आवाम जो है वो उन्हें कॉल कर रही है और वेट कर रही है कि इमरान खान साहब उनका फोन उठाएं, तो इमरान खान साहब इंसान है, रोबोट नहीं है। ये इट मेड सेंस, ये हमने ऑलरेडी बोला भी कि ठीक है ना, इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि वो हर एक से बात करें। बहरहाल जी लोगों ने इस सिचुएशन को काफी इंजॉय भी किया,
मीम्स भी बनाई और ट्विटर के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड भी बार बार जो एक सीरियस इशू जिस पर बात हो रही थी, जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आएंगी, वो सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई, उसमें यूटिलिटी बिल्स हो जाएं, सब्जियां हो जाएं, फल हो जाएं, दालें हो जाएं, आटा हो जाएंगे, वो तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। और अब जो है ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर। और मैं ये सोच रहा था कि वो कौन था जिसने पूछा था कि आप अपोजिशन को एनआरओ देंगे या नहीं देंगे, जिसने कहा साहब ने दोबारा से अपना जो बयान है वो दोहराया था। इस पे तो मुझे लगता है कि कॉल बैक गई होगी क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है। इस पे मैं बताऊंगा, इस पे मैं बात करूंगा, जरूर बात करूंगा और अपने हम भी बहुत सारी चीजों पे भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शंस जब भी आते हैं ना अली, कोई भी इलेक्शंस हों, वो बाय इलेक्शंस हों, वो सेनेट इलेक्शंस हों, वो कहीं के भी इलेक्शंस हो, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हम लोगों का काम जो है ना वो फिर बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। नई नई अपडेट्स आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं। तो एक तरफ तो अब सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं क्योंकि एजेके के इलेक्शंस भी जी आने वाले हैं और उसके लिए भी यकीनन जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन अब यकीनन इसमें देखना पड़ेगा कि क्या रुख लेता है वहाँ पे तमाम तर मामला, क्योंकि इस वक्त यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है यहाँ पर और वहाँ पर हमेशा से हमने देखा है कि नून लीग का काफ़ी होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब जो सूरत हाल है, लेट्स सी कि अब क्या होता है। बहरहाल अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, पीएमएलएन का होल्ड तो काफी है, पीएमएलएन का होल्ड काफी ज्यादा है वहां पर। वहां की आवाम जो है वो ऑब्वियसली चूंकि पॉलिसीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वहां पर स्ट्रेटजीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो इस सिनेरियो के ऊपर हमने आज बात करनी है। इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि दुनिया को दिखाने के लिए ये वो हमारी सच्चाई है जो जिसके फैक्ट्स, जिसकी चीजें जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में मौजूद हैं, इससे बढ़कर कोई बोलकर नहीं बता सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से अपनी जिंदगी आजादी के साथ, पुरवकार के साथ, खुद मुख्तारी के साथ बसर कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आजाद जम्मू कश्मीर अपनी मर्जी से न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी है, बल्कि उनको एक जिसे कहते हैं ना पुरफिजा एक माहौल ऐसा प्रोवाइड किया गया है जिसके कंपैरिजन में अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो दिल दुखता है। और खास तौर पर ये इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है जब एलओसी पर खिलाफ वर्जी होती है और इंडिया हमेशा की तरह दरअंदाजी करने की कोशिश करता है और उसमें कैसे हमारे जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वहाँ खड़े रहते हैं और अपने पाकिस्तानी होने का सबूत, बिल्कुल जी, पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI हैं, साथ ही साथ फॉर्मर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, सेक्रेटरी फाइनेंस PMLN AJK। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, और आप शुरू कीजिए। जी सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस जैसे हम बता रहे थे कि बहुत बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर जब पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पर हों, और गवर्नमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को उनके बेसिक राइट्स और बेसिक हकूक़ प्रोवाइड करने में। हमने देखा है वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ का काफ़ी होल्ड भी है और लोगों का ट्रस्ट भी है मुस्लिम लीग नवाज़ पे। क्या कहेंगे आप, लोगों को किस हद तक सेटिस्फेक्शन है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा होने में? शुक्रिया। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ कुछ अर्सा पहले ही कायम हुई और 2016 में वहाँ हुकूमत फॉर्म की, लेकिन जो हमारी मदर पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी कश्मीर के लिए एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही और कश्मीरियों का जो जस्ट काज है, जो हक़ खुद इरादियत का उनका बेसिक बुनियादी पैदाइशी हक़ है, उसकी हमेशा से बढ़ चढ़ कर हमायत की, जिसके नतीजे में वहाँ पे जब इलेक्शन हुए 2016 में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। उसके बाद जब तक वहाँ जो हमारे वहाँ मसाइल थे उनको पूरी तरह एड्रेस किया, लेकिन बेसिक इशू जो है वो कश्मीर का है जो पिछले 72 साल से अनरिजॉल्व है और इस पर हमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान में और एज अ पार्टी ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल हुई। ये प्रोग्राम जब आज आप रिकॉर्ड कर रही हैं जी, ये फरवरी का महीना है और 5 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम जो है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करती है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा।
जिसके लिए पूरे कश्मीरी कौम जो है पाकिस्तानी बहन भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार है कि वो हमें हमेशा हर साल अपनी अनवेवलिंग सपोर्ट देते हैं इस सिलसिले में, और कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आपने जिक्र किया था LOC का। जी जी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, वहाँ पर नो मैटर जो मर्जी हो, हिंदुस्तान जितनी मर्जी फायरिंग करे, लोग वहाँ से मूव नहीं होते और वहाँ पर उन्होंने अपने घर बार आबाद कर रखे हैं। अच्छा सर, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, सईद साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी यकीनन कश्मीर कॉज को साथ लेकर चल रही थी, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के मामले को यकीनन आवाज़ उठाई उस हवाले से। तो आपको क्या लगता है, कश्मीर पर जो पाकिस्तान का बयानिया है पहले ज़्यादा तेज़ी से ऊपर लाया जा रहा था या इस गवर्नमेंट में ज़्यादा इसको परवान चढ़ाया जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था पहले, लेकिन ये जो 5 अगस्त को अब लगभग 1.5 साल हो गया जो हिंदुस्तान ने अपने आइन में तरमीम करके जो दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया, मैं समझता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ नहीं उठ सकी जो कश्मीरियों का हक़ था और जो उठनी चाहिए थी। दुनिया में पैगाम जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान जो है वो गासिब है, उसने कश्मीरियों को ताकत के ज़रिए दबा रखा है और कश्मीरी किसी तौर पर इसके लिए सेटल नहीं होंगे, वो किसी तौर पर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और वहाँ जो हक़ के रायदही है उससे इस्तेमाल करने की, और ये कोई हमने नहीं दिया, हमारी डिमांड ज़रूर है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है इसमें, जो इस मसले को हिंदुस्तान लेकर गया अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा ने रिज़ॉल्व किया कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ जो है वो दिया जाए और वहाँ रायशुमारी की जाए। और हिंदुस्तान ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, पूरी दुनिया के साथ धोखा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने कि कश्मीरियों को जो उनका बुनियादी हक़ है वो दिया जाएगा। ये 5 अगस्त के बाद जो वाक़यात हुए उसके बाद हमें हुकूमत पाकिस्तान से ये गिला है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से भी वो गिला है कि वो अपनी जो प्रोग्राम है उसमें कश्मीर को वो अहमियत नहीं देते जो कश्मीरियों को जो उनकी जद्दोजहद है पिछले 72 साल में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लगभग 1,10,12,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1989 के बाद जो कश्मीर की तहरीक में उठाव आया था वो अब भी बरकरार रखा नहीं जा सका। जो साहब सही कह रहे हैं, आपके उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस हुकूमत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं कश्मीरियों को, लेकिन उसके लिए हर प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा भी खटखटाया जा रहा है, भारत को बार बार बावर भी कराया जा रहा है। LOC के ऊपर ऑब्वियसली हम भरपूर जवाब भी देते हैं, और जैसे आपने जिक्र किया कि कश्मीरी वहाँ से ना मूव करते हैं क्योंकि उनके घर कारोबार सब कुछ वहाँ पर है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो ये तो जज्बा हुब्बुल वतनी है जो हमारे कश्मीरी भाइयों में कूट कूट कर भरा है। लेकिन जैसे आप ये जानना चाहेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स का जिक्र होता है, जो पैसों और डेवलपमेंट फंड का ख़ास तौर पर जिक्र होता है, क्या उसमें हुकूमत पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो फंड्स जारी करती है? आपने क्या देखा है अगर गुज़श्ता हम ढाई सालों का ही सिर्फ जिक्र कर लें तो? मैं ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। एक तो जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, तो हमने जो अपना शेयर था उसका जो हमारे फेडरल डिविजिबल पूल में उसका दोबारा से तयन कराया, और उसके अलावा जो हमारी डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको दुगना किया, और जिसकी वजह से हमें जो पिछला बैकलॉग था वो किया गया और बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम किया, जिसके नतीजे में जो 22 अरब रुपये का कर्ज था ना सिर्फ वो अदा किया बल्कि अपने तमाम मामलात को ठीक है। और आप देख रही होंगी कि पिछले 5 साल से 4.5 साल से आज़ाद कश्मीर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, कोई उंगली नहीं उठी, और आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है मैं पूरे दावे से कहता हूँ, वो डेवलपमेंट हो या वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो या करप्शन फ्री हो की बात करें, तो इन तीनों बातों में पाकिस्तान में ये एग्जाम्पल है और लीड कर रहा है कि जो मैं करप्शन फ्री नहीं कह सकता कि टोटली करप्शन फ्री हो गया, लेकिन कोई मेजर स्कैंडल या कोई उंगली नहीं उठी हमारी तरफ
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर जो है राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, वो एक बड़े अपराइट ऑनेस्ट आदमी है और उसी तरह उनकी काबीना ने उनका साथ दिया, जिसको आप एक मिसाली दौर कह सकते हैं, तरक्की के लिहाज से भी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिहाज से भी, और करप्शन को ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा सर, सईद साहब, ये मियाँ साहब का एक ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जब तरक्की होगी, यहाँ पे बेहतरी आएगी, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, तो सरहद के उस पार मैसेज जाएगा कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। जो कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद शुरू कर रखी है उसको सपोर्ट मिलेगी और उनको ये बात कहने में वाक़ बजानब होंगे कि हम आज़ादी के लिए क्यों तड़प रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। सही साहब, ये तो यकीनन अभी भी आपने जिस तरह से कहा कि बहुत से काम किए हैं, मगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत सी गुंजाइश अभी भी वहाँ पर है आज़ाद कश्मीर में, जिन पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त आप मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है आज़ाद कश्मीर में, उसको कैसा देखते हैं, और आने वाले इंतखाबात में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हुकूमत बना सकती है वहां पे? जी, अगर तो कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन हुए, अगर करप्शन के खात्मे पर इलेक्शन हुए, तो फिर यकीनन हमें 2/3 वहाँ मिलेगी, जैसा कि हमारे पास पहले है। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सारे सेगमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम हो, या पीने का साफ पानी और सीवरेज, ये हमारी प्रायोरिटीज़ थी। लेकिन इसके साथ जो बड़ी कामयाबी राजा फारूक हैदर खान साहब की गवर्नमेंट ने हासिल की, वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अक्सर राजा साहब ये कहते थे कि भाई ये डेवलपमेंट सड़कें काली करने या बिल्डिंग्स बनाने का नाम नहीं है, उसी के साथ हमारा जो सिविल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ का निज़ाम है, अगर उसको हमने बेहतर ना किया तो शायद ये सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी, कंपैटिबल हों ईच अदर से, कि बिल्डिंग अच्छी बन जाए, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, या दवाई नहीं मिल रही, इन सब को साइमल्टेनियसली हमने एड्रेस किया। आपको यकीनन खुशी होगी कि आज़ाद कश्मीर में तमाम जो 13 बेसिक लाइफ टेकिंग मर्ज हैं, उनकी दवा फ्री हासिल है तमाम अस्पतालों में। और मेरे ख्याल से ये बड़ा जरूरी भी है। एजुकेशन में हमने जी सर, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमने एजुकेशन के जो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए NTS को रवाज दिया। अब हमारा कोई टीचर जो है वो NTS के बगैर भर्ती, कोई सिफारिश को ज़ीरो कर दिया एजुकेशन के महकमे में। और मैं आपको बड़े फ़ख्र से बताऊं कि पिछले 5 सालों में एक भी एडहॉक लेक्चरर हमने भर्ती नहीं किया। पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन किया और उसके ज़रिए तमाम लेक्चरर्स की जो ये प्रोफेसर्स की एजुकेशन में असामियाँ थी उनको मुश्तर किया, और मेरिट पर जाके हमने लोगों को मौका दिया कि वो आगे आएँ और अपनी जो सलाहियतें, और ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारी जो तालीम का मयार है वो बेहतर हो। किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस पर नहीं हुआ, जिसके लिए ये हमारे सियासी मुखालफिन हों या हमारे दोस्त हों, सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जो मेरिट का कल्चर है वो बड़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा हो गया, कुछ खिलाफवर्जियाँ भी हुई होंगी, लेकिन बड़ी हद तक खासकर एजुकेशन को 100% हमने NTS और पब्लिक सर्विस कमीशन के, और हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उस पर बहुत उंगलियां उठती हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप एक सिस्टम डेवलप कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मार्जिन होता है ना, जिसपे आप जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत चांसेस और गुंजाइश होती है, वो भी खत्म होती चली जाती है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में लिटरेसी रेट का अगर हम जिक्र करें तो बहुत बेहतर है, रेमिटेंसेस का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा इस हिस्से में आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली बड़ा मैटर करती हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए जैसे आपने कहा कि अगर कारकर्दगी की बेस पर या अगर करप्शन फ्री सिस्टम की बेस पर होगी तो मुस्लिम लीग नवाज ही जीत जाएगी। लेकिन ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि लोग जब वोट करने जाते हैं इंतखाबात में तो उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं? और आप अगर पर्टिकुलरली अपने हलके की बात करें जहां से आप कंटेस्ट भी करते हैं, आपने बैरिस्टर सुल्तान को भी हराया हुआ है, सो ये पूरा एक सिनेरियो अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी हमें नजर आएगा, टफ कंपटीशन होगा या आसानी से आपको लगता है आप मैदान मार लेंगे? नहीं, देखें, कोई चीज़ कंपटीशन जो हमारे मुखालफिन हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे, हमारे पास जो एज है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हमने जो गवर्नेंस दी, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, जो लोगों की खिदमत की,
हम शर्मिंदा नहीं है कि 5 साल की हुकूमत के बाद जब हम लोगों के पास जाएंगे तो हमारे पास लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है कि हमने जो तमाम सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं उनको ना सिर्फ एड्रेस किया, इम्प्रूव किया और बड़ी वाजे मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ, और आप अगले दिनों में यकीनन आपकी कैमरा टीमें भी जाएंगी वहाँ पे, तो आप जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम पाकिस्तान के किसी तरक्की याफ्ता इलाके में पूरा जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया है। आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज़्म है उसके लिए हमने जो कोशिशें की, अब जो लोग जाते हैं पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने टूरिज़्म पुलिस इंट्रोड्यूस की कि जो हमारा टूरिस्ट जाता है वो ना सिर्फ महफूज फील करे बल्कि वहाँ पर उसको वो गाइड करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ये बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो आपको रोड के ऊपर चलते हुए नज़र आएंगे जब आप सफ़र करें कि जी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जो गवर्नेंस को और एनवायरनमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया। हमारी पुलिस आप देखेंगे, अभी पुलिस में भी मैं भर्तियाँ हुई हैं और मैं पूरे वसूख से 100% ये कहता हूँ कि एक भी कांस्टेबल जो है वो सिफारिश भर्ती नहीं हुआ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्या किसी को वज़ीर आज़म साहब की जानब से इजाज़त नहीं थी कि पुलिस के मैटर में कोई इंटरफेयर करे, और इंशाल्लाह जब ये लोग तैयार होकर आएंगे तो आज़ाद कश्मीर में मज़ीद जो पुलिस का निज़ाम में बेहतर होगा। ये हमारी ख्वाहिश थी डे 1 से जब गवर्नमेंट बनी और राजा फारूक हैदर खान साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन शेयर किया अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो बड़ा ओवरवेलमिंगली लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया। वो NTS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन बेहतर करने का हो, पुलिस में भर्तियों का निज़ाम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। ठीक है सर, आप क्योंकि मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स यूथ भी रह चुके हैं, तो यूथ के लिए क्या इकदाम किए गए और उनकी लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स में बेहतर है, अच्छा है बच्चा, उसको आगे लाने के लिए उनको कितने प्लेग्राउंड्स वहाँ पर मुहैया किए गए, उनके लिए क्या काम किया गया? हमारा ख्याल है कि इंजन ऑफ ग्रोथ है। हमने यूथ में जो क्वालिटी थी एजुकेशन की उसको बेहतर किया ताकि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद इन आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में वो मुकाबले के ज़रिए अपनी बेहतर तालीम के ज़रिए उसको ग्रैब कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की यूथ ने हर जगह पर अपना मकाम बनाया, वो तालीम का मयार हो, तालीम का मैदान हो, डिबेट का इशू हो, खेलों में हो, हमारे यहाँ ये हमारी प्रायोरिटी रही। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एरिया जिसको हमने एड्रेस किया वो था स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल पीपल या पर्सन, उनके लिए भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम किए प्राइवेट सेक्टर को और NGOs को, जो कश्मीरियों को ओवरसीज़ हमारा डायस्पोरा है उसको इनकरेज किया कि उस मैदान में आ गए हैं। और आप जब आइंदा दिनों तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको दिखा सकूं कि मीरपुर में एक बना है जो वो किसी तरह सरीना इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड से कम नहीं है, जिसके अंदर स्कूल है, कॉलेज है, लिविंग है, हॉस्टल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ जो ब्लाइंड बच्चे हैं उसका भी जो स्कूल बना है वो देखने के काबिल, और पूरे पाकिस्तान में वो काबिल तकलीद मिसाल होगी कि लोग आकर देखें। इस तरह बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस करने में हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, अपनी एक्विटी ज़मीन की सूरत में दी, अपनी एक्विटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की सूरत में दी, और जो हमारा डायस्पोरा है उसने बढ़कर आगे ये काम किया। ज़लज़ला आया, अभी आपको पता होगा कि 2019 में एक मीरपुर में बहुत शदीद ज़लज़ला आया, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने ना सिर्फ अपने फंड दिए बल्कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको इनकरेज किया, वो आए और उन्होंने लोगों की बहुत मदद की, जिससे रिहेबिलिटेशन में बहुत मदद मिली। बिल्कुल सही चौधरी साहब, आपने ज़बरदस्त बात की, क्योंकि आप सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, वो चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो हेल्थ सिस्टम हो, वो पुलिस का सिस्टम हो, वो टीचिंग सिस्टम हो, या फिर वो कल्चर, यूथ और हमारे नौजवान नस्ल के लिए किए गए इकदाम के बारे में बात हो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी, और ऑब्वियसली एक बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मैटर करेगी जब भी वो इलेक्शन। अच्छा, सबसे मजे की बात इनकी पूरी गुफ्तगू में, सारी गुफ्तगू में वो ये थी
कि ये नहीं, मतलब ऑपोजिशन पर तनकीद नहीं करते रहे और उनकी बातें नहीं करते रहे कि देखें कि Even उन्होंने telling us कि महंगाई उन्होंने कितनी क्या कर किया दी है, उन्होंने क्या कर दिया है। वो अपनी परफॉर्मेंस बताते रहे कि हमने क्या कुछ किया और हम किस बुनियाद पर अब वोट मांगेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी जिक्र कर दूं कि जिसकी बात कर रहे थे ऑर्फनेज की, कोर्ट उसका नाम है कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो है, और वहाँ पे सही उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से यहाँ कोई शानदार 5 स्टार होटल होगा वैसा वो इदारा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल्स अगर हमारे यहाँ पे बन जाए ना पूरे पाकिस्तान में, तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसपे आप प्राइवेट सेक्टर को भी ऑन बोर्ड लाकर वो तमाम चीजें यू मेक दैट हैपन ऑन द रियलिटी। एनीवेज जी, दैट वाज आजाद जम्मू कश्मीर साइड ऑफ द स्टोरी, जहां पर गवर्नमेंट, उनको पता है कि वो गवर्नमेंट में है और उनको जवाब देना है कि उन्होंने क्या किया। ये भी नहीं ये नहीं है कि पीछे क्या छोड़ के गए थे तो हमने उसको कैसे लेके जाना है। आपकी बात मुझे वैसे अच्छी लगी है, पहली दफा आपने मजे की बात की है जिससे मैंने अग्री कर लिया। बहरहाल जी, इसी हैरत अंगेज नोट पर कि मैं अली से अग्री कर गई हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं जी। मुल्क में दूसरी लहर इस वक्त जारी है और NCOC के मुताबिक जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, अमवात की तादाद एक बार फिर से बढ़ गई है। हमने देखा था कि 2 रोज़ कबल कम तरीन अमवात सेकंड वेव की आई थी, लेकिन अभी 24 घंटों के दौरान 63 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और मजमूई अमवात की तादाद 11,746 हो गई है। बिल्कुल जी, मुल्क में अब तक कोरोना के 5,47,648 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि आपको बताते चलें कि पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 1,58,220 है। सूबे में अब तक 4,793 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 2,47,727 हो गई है। सूबे में अब तक 4,004 अफराद आपको बताते चलें इससे मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल, जान की बाजी हार गए हैं जी। और सिंध में इस वक्त केसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ अली, जैसे हम कल जिक्र कर रहे थे कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो चाइना से जो है पाकिस्तान पहुंच गई और फिर एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें बाकायदा वैक्सीन हवाले की गई और कहा जा रहा है कि 3 फरवरी से ये बाकायदा शुरू कर दी जाएगी और हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले उनको लगाई जाएगी और उसके बाद SOPs बनाए जाएंगे। कुछ ट्रायल्स भी चल रहे थे यहाँ पर वैक्सीन के, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, VC हैं UHS के, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का पाकिस्तान आना और इतने ग्रैंड लेवल पर ना सिर्फ उसकी तशहीर करना बल्कि उसकी अवेयरनेस के लिए भी बात करना, और एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल जिसमें UHS ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तानियों ने 18,000 पाकिस्तानियों ने उस ट्रायल में पार्टिसिपेट भी किया। कितना खुशाइंद है ये और हम कितना क्लोजर हैं कोरोना के ऊपर काबू पाने में और अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में जाने में? देखें सैमुअल, हमने 2020 में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और देखें आपको पता है कि लाखों लोग इस पे इफ़ेक्ट हुए और हज़ारों लोग अपनी कीमती ज़िंदगी से सिर्फ पाकिस्तान में जान से हाथ धो बैठे। और इस वक्त भी 1 घंटे का आपके प्रोग्राम में तकरीबन 3 से 4 लोग अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसीलिए मैं इसको 3rd वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। और जो इसमें उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है, जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, वो वैक्सीन की सूरत में अल्लाह ताला उसमें शिफा डालेंगे और ये इंशाल्लाह ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बनेगी। और वो उस वक्त होगा जब 75% मुल्क अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट कर बैठेंगे। तो पाकिस्तान की 75% हमारा टारगेट होना चाहिए कि जितनी जल्द अज जल्द हो सके 15.5 करोड़ लोगों को ये लग जाए फौरी तौर पे। और जैसे एक अच्छी चीज़ ये है कि जो 18,000 वॉलंटियर्स को हमने लगाई उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के इस जज्बे को, पाकिस्तानियों के जज्बे को, कि जो ट्रायल हमारा ख्याल था 6 माह लगेंगे, हमने 3 माह में वो कंक्लूड कर दिया। और उसमें अच्छी चीज़ ये आई कि पाकिस्तानीज़ ने ये वैक्सीन बहुत अच्छी टॉलरेट की। सिर्फ 5% को ऐसे थे जिनको मामूली सा बुखार हुआ, जिस्म टूटा और उन्होंने कोई पैरासीटामोल ली और वो ठीक हो गई। एक इंसान भी पाकिस्तानी जान से नहीं गया इस वजह से, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा, कि सीरियसली एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, किसी को हमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा एनाफिलैक्सिस नहीं हुआ। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है कि उन्होंने बड़ा अच्छा टॉलरेट किया। जिन्होंने अपने तौर पे जाके एंटीबॉडीज़ कराई, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, वो बेसलाइन से कोई 500 गुना ज़्यादा थी।
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानियों के में ये सेफ है वैक्सीन और बहुत करामद हैं। तो ये बहुत ही खुशान चीज है जो मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा। और पाकिस्तानियों को अब आपकी बात तो बड़ी ऑथेंटिक रहती है, स्पेशली व्हेन यू आर अ डॉक्टर। तो आपकी बात तो हमें आंखें, कान, मुंह सब बंद करके सुन लेनी चाहिए कि जो डॉक्टर कहते हैं वो ही सुनना चाहिए, अपनी साइंसें नहीं लड़ानी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब कुछ ऐसे बयानात आ जाते हैं जिसपे बड़ा अफसोस होता है, जैसे कल वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डरा दिया, और डरा दिया मैं इसलिए कहूंगी कि उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर कराए, और हम कुछ नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन कितनी देर तक जो है वो मौसर रहेगी या नहीं रहेगी, और अभी वैक्सीन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। ये इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैंने वो खैर स्टेटमेंट देखा नहीं और आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो खुद एक बहुत मेरे साथी में से हैं और बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा। और इस ट्रायल में भी हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट से लगाई है। देखें, ये अभी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और इसलिए हम 100% नहीं कह सकते, और ये वो सही कह रही हैं कि ये कितनी देर तक अफेक्टिव रहेगी। जो साइनोफार्म अभी इंपोर्ट की गई है, डोनेशन आई है, उसकी 2 डोजेज़ हैं 1 महीने के बाद। ये जो कैंसिनो हमने लगाई है उसकी सिंगल डोज है। अब ये कहना कब्ल वक्त होगा कि अभी तो हम ये बताया मैंने आपको कि एंटीबॉडी जनरेशन बहुत अच्छी है। ये नहीं मैं कह सकता कि प्रोटेक्टिव लेवल क्या है और वो कितनी देर तक रहेगा। हो सकता है कि साल बाद हमें एक और डोज लगानी पड़े। और दूसरा ये है कि इसका ये कहना कि ये 100% सेफ है, ये भी कब्ल वक्त होगा, क्योंकि हम फेज 4 ट्रायल के रिजल्ट टेबुलेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज हम इसको रिलीज करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे ये रिजल्ट्स। अभी तो हमारा ये ट्रायल अभी कंक्लूड हुआ है 1 हफ्ता पहले। तो ऑब्वियसली ये हर इंसान, हर बाशऊर इंसान का अपना फैसला होगा कि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे। और हमारे भी ट्रायल्स में हमने उन्हें काउंसल किया, उनको समझाया, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स उन्होंने, देखिए एज ए डॉक्टर मैं अपना डिसीजन खुद कर सकता हूं। मैं आपको ये बता दूं सीमियल के मैंने कोरोना की अनफॉर्चुनेटली हजारों में डेथ्स सर्टिफाई की हैं। मुझे कोरोना की डेथ से बहुत डर लगता है, इसलिए कि वो एक बड़ी तकलीफ दे मराले, हर डेथ ही तकलीफ दे है, लेकिन ये खासकर तकलीफ दे है कि आप सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि आप जा रहे हैं इस दुनिया से और आपका कोई भी बेटा, बेटी, रिश्तेदार, बहन, भाई करीब नहीं होता कि जो दवा कर रहा हो या जिसने आपका हाथ पकड़ा हो। ये एक ऐसी सूरत हाल है, आपको अनसर्टेनिटीज होती हैं कि आपकी बॉडी को भी कोई हाथ बाद में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, दफन की जाएगी कि नहीं। तो मुझे तो उससे डर नहीं लगता, मुझे तो वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डर लगता ये, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है। मुझे कोरोना की डेथ से डर लगता है, इसलिए मैं तो अनफॉर्चुनेटली ये तो आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने जाएं तब भी होता है, लेकिन डराया नहीं जाता ना आवाम को। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहे उससे अग्री करें या ना करें कि अवेयरनेस और पॉजिटिविटी और उम्मीद देना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो एग्जैक्टली आप यही तो कर रही हैं कि आप यही तो कह रही हैं, आप खुद यही कह रही हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल ने और आपके ग्रुप ने हमें बहुत सपोर्ट किया, आपके ग्रुप ने तमाम ने आके लगाया और आप लोग हमारे रोल मॉडल हैं। आप लगाएंगे, और जब गवर्नर साहब ने खुद लगाई, उनकी बीवी ने लगाई और उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया, तो उससे हमारी एकदम एस्केलेट कर गई जो वॉलंटियरिंग का जज्बा था कौम का। ऑब्वियसली आप जैसे रोल मॉडल जब ये बात करते हैं तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी था और आपके मुंह से सुनना भी बहुत जरूरी था कि ओनरशिप और अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल जहां हमने डिस्कस किया कि आवाम से बात की, वहीं पर उनकी बातों में जब अली जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ऑपोजिशन को उन्होंने हमेशा की तरह तनकीद का निशाना बनाया और ऑपोजिशन का अब नाम थोड़ा सा तब्दील हो गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो गई हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करती हैं। तो वज़ीर आज़म ने कल वाज़ेह कह दिया कि हमें कोई खतरा नहीं है इससे। बिल्कुल जी, उन्होंने कह दिया जी हमें कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आज़म की सरबराही में पार्टी रहनुमा और तर्जुमानों का इजलास हुआ था
जिसमें उन्होंने यकीनन फॉरेन फंडिंग केस की बात कर लें, उस मामले की बात कर लें, या सेनेट इलेक्शन कब्जा माफिया की बात कर लें, उसके खिलाफ उनको ब्रीफिंग भी दी गई। और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से जायद वोटर्स की तफसीलात जो है वो जमा करवा दी हैं। फॉरेन फंडिंग में दूसरी जानिब किसी वोटर की तफसीलात नहीं जमा कराई गई दूसरी जानिब से, यानी जो अपोजिशन है उनका ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का कि हमारा तो इन्होंने बड़ा मामला उठाया फॉरेन फंडिंग केस का, मगर वो मामला उठाने के बाद अपोजिशन खुद फंस गई है, क्योंकि हमारे पास तो सारी तफसीलात हैं, हमारे पास, हमें पता है कि हमारे वोटर्स कौन है, डोनर्स कौन है हमारे, और उन डोनर्स की तफसीलात अगर ऑपोजिशन से मांगी जाएंगी तो ऑपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग में हमारा दामन जो है वो बिल्कुल साफ है, और जब दामन साफ होता है तो जवाब देने में कोई कबाहत नहीं होती। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले 6 सालों से जब ये केस चल रहा था कि पहले बयान कुछ और था, फिर स्टे लिया गया उसके ऊपर, फिर कहा गया कि हमारे एजेंट्स हैं, जो कि ऑपोजिशन ये कहती है कि एजेंट्स नहीं थे, बाकायदा 2 कंपनीज थी जिनके तहत ये पैसा इकट्ठा हुआ। अब वहीं पर पीडीएम को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और खास तौर पर तब जब 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई हो। आपको याद होगा कि जब पूरी ये कैंपेन शुरू हुई थी और शहर शहर जलसे जुलूस हुए, रैलीज निकाली गई, पूरा एक सेट पैटर्न था जिसमें 31 जनवरी मुसलसल कहा जा रहा था 31 जनवरी को वज़ीर आज़म का इस्तीफा आ जाएगा, हम इस्तीफा लेंगे, हम खुद जाकर इस्तीफा लेंगे, जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे। लेकिन हुआ क्या? नहीं आया इस्तीफा यकीनन, और इसीलिए अब तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है अगर हुकूमत वक्त की जानिब से देखा जाए, उनके वज़रा की जानिब से, मुशीरों की जानिब से, क्योंकि जैसे ही डेडलाइन भी खत्म हुई थी तो फिर सबने सवाल भी ये किया था कि जी डेडलाइन तो खत्म होगी, इस्तीफा कहाँ है? ना वज़ीर आज़म की तरफ से इस्तीफा आया, ना अपोजिशन जो कहती थी हमने सारे इस्तीफे जो हैं अपने मेंबरान से जमा कर लिए हैं, चाहे वो मेंबर कौमी असम्बली हो, चाहे वो मेंबर सूबाई असम्बली हो, तमाम तरह इस्तीफे हमारे पास पहुँच गए हैं। बहुत से मेंबरान ने रजिस्ट भी किया था, लेकिन बहुत से इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए गए थे। वो इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को या स्पीकर पंजाब असम्बली या दीगर असम्बलीज को क्यों नहीं पेश किए गए, क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया? फिर वही बात आ गई कि जहां से पीडीएम शुरू हुई थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कहते थे कि हमने हुकूमत को टफ टाइम देना है अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए, तो वो अब कहां पर स्टैंड कर रही है? बिल्कुल, और खास तौर पर लॉन्ग मार्च के ऊपर नजरें थी, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया और कहा गया कि सेनेट इंतखाबात में हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। बहरहाल हमारे साथ सेनेटर PMLN डॉक्टर असद अशरफ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सारी गुफ्तगू आपने हमारी भी सुनी होगी और कल वज़ीर आज़म की भी सुनी होगी, और जब जब वज़ीर आज़म गुफ्तगू करते हैं तो सुना तो होगा। ऑपोजिशन पर खासी तनकीद हो रही है, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर, तज्जियाकारों की तरफ से भी, इवन आवाम की तरफ से भी। 31 जनवरी की डेडलाइन गई, पीडीएम कुछ कर नहीं सकी, क्या कहेंगे आप? देखिए, 31 जनवरी तक पीडीएम ने जो करना था वो एज पर SOPs और 26 निकाती जो एजेंडा था APC में उस पर फॉलो किया मनवान, और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि ये बाइज्जत तौर पर जाके अपनी जो कारकर्दगी इनकी है पाकिस्तान के अवाम के सामने तर्ज हुकूमत की, उस पर इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए बाइज्जत तरीके से, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो अभी जो है 4 फरवरी को जो है मीटिंग है, और इसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे किस तरह देने। ठीक है, मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। मगर सर, आपको क्या लगता है, आप भी क्योंकि सीनियर रहनुमा है पार्टी के, किस तरफ जाएगा मामला? क्या सेनेट इंतखाबात का वेट किया जाएगा? क्योंकि मौकिफ तो यही है पीपल्स पार्टी का भी, अब नून लीग का भी, कि पहले सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा, ताकि वहां पर जो अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ना हो पाए, और अपनी मर्जी के कवानीन जो है या आइन में तरमीम जो है वो ना कर सके हुकूमत। तो क्या पहले इंतजार किया जाएगा सेनेट के इंतखाबात हो जाएं, नताइज आ जाए, और फिर जब आ जाएंगे नताइज उसके बाद हुकूमत को गिराने की एक दफा फिर से बात की जाएगी? क्या किया जाएगा? मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, सेनेट जो है अपर हाउस है और उसे खाली नहीं रखा जा सकता, और अगर उसको ये बाइकआउट करते तो फिर उनको क्लीन स्वीप मिल जाता। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये पीडीएम के एजेंडे में बाई इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन नहीं थे। ये जरूर कहा जा रहा था कि उससे पहले इनकी हुकूमत चली जाएगी, लेकिन नहीं, लेकिन ये सेनेट खाली नहीं रखा जा सकता। इसीलिए हमने इनको पब्लिक में भी एक्सपोज करना है कि ये सिलेक्टेड है, और इनको सेनेट में भी करना है। ये जो बार बार ये प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं, कल भी आपने उन्होंने सुना होगा कौम के 1 घंटा जाया किया कौम का उन्होंने, सिर्फ ये कहने में कि कब्जा ग्रुप और सेनेट में जो MPAs हैं वो बेकाबू माल है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने हमेशा जो इनके
पहले भी 30 आपको पता है इनके एमपी जो हैं वो उन्होंने की थी, क्योंकि वो पैसे दे के इनसे टिकट लेते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये एक जत्था है जिसको इकट्ठा किया गया है। और वो क्योंकि ये अगर आप के सहाफ़ी हैं, लोगों को पता है कि जिस तरह इन्होंने टिकटें बांटी और जिस तरह इनके रहनुमाओं ने फिर इल्जामात लगाए कि पैसे लेके टिकट दिए, ये ठीक कह रहे हैं। जो पैसे लेके टिकट आता है फिर वो अपना वोट भी बेचता है। आप देखें ना, लास्ट सेनेट का जो इलेक्शन पंजाब असेंबली में हुआ और जिसमें कायदे अवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम इलेक्ट हुए, उन्होंने 181 लिए और PMLN के कैंडिडेट ख्वाजा अहमद हसान थे, उन्होंने 169 वोट लिए और आज भी हमारा इंटैक्ट है। इन लोगों ने क्योंकि 2.5 साल में कोई कारकर्दगी नहीं की, अब इन्हें खौफ है क्योंकि हुकूमत में जो लोग बैठे हुए वो अनइलेक्टेड बैठे हैं। वो या तो इनके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान हैं जो कैबिनेट में बैठे हुए, या फिर इनके डोनर्स और दोस्त अहबाब हैं फॉरनर्स जो हैं, और या मुशर्रफ की बात साहब ये देखिए, ये तो वो इलेक्शन लड़े हैं उनमें से तो कोई भी कैबिनेट में नहीं है। यही वजह है कि इनको शदीद खतरात हैं। और ये जो है एक रेफरेंस की सूरत में देखे, जज ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के कि हुकूमत कंसेंसस क्यों नहीं पैदा करती अगर लॉ मेकिंग करनी है। ये बगैर बताए हुए किसी को रेफरेंस पकड़ते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं वहां सदर से। लेकिन सेनेटर साहब, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। लॉ मेकिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तरमीमी बिल भी तो हुकूमत लेकर आई जिस पर ऑपोजिशन ने हाथ खड़े कर दिए कि सेनेट इलेक्शन से 1 महीना पहले ओपन बैलेटिंग का तरमीमी बिल पास नहीं हो सकता। हम इस पर इत्तेफाक नहीं करते, हालांकि ये तो सबकी डिमांड थी कि ओपन बैलेटिंग हो और जिस टर्म का आप जिक्र कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, वो ना हो सके। तो फिर अब क्या हुआ? ऑपोजिशन को बैकआउट क्यों कर गई पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी? सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन ये देखे ना कि इंटेंशन क्या है, एसेंस क्या है इस चीज की। हमें कोई वो नहीं, आज भी हम इस चीज पे हैं कि इसको शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, लेकिन अपने ही जो इन्होंने वो किया बदएतमादी किसने क्रिएट की, रेफरेंस क्यों डायल किया, क्यों नहीं इन्होंने पहले आके यहाँ का, ये तो चोर डाकू कह के बैठ रहे नहीं चाहते। आज ये हमसे कह रहे हैं कि आए आपसे आईनी तरमीम करनी है, क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने जो वादे किए थे अवाम के साथ झूठे किए थे, जो अपने लोगों के साथ पार्टी चलिए सर, उनके डर को हम एक तरफ रखते हैं। आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इन योर ओपिनियन ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये चीजें जो है, ये जब पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स बैठते हैं और हुकूमत बैठती है तो उस पर देखा जाता है कि किस किस्म का इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, एक क्लॉज है या सारी बदलनी है, किस तरह करना है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस है, ये उसमें आना चाहिए। ये एक सिंपल सी, इसमें सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, ये तमाम इलेक्शन रिफॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। छोटी से छोटी कैसे डेवलप होगा सेनेटर साहब? ऑपोजिशन अपना स्टांस रखते हुए जब हुकूमत उस स्टांस पे आ जाती है, बैकआउट कर जाती है। अब अगर बाकी रिफॉर्म्स के ऊपर ना बात करें तो इस पर तो बात हो सकती है ना कि ओपन बैलेटिंग तो हर कोई चाहता है, तो करने दीजिए। ना खरीदो फरोख्त हो सकेगी, ना पैसे लगेंगे, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इलेक्शन होगी और सेनेटर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। इनसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता कि कब्जा ग्रुप जो है वो ATM कौन है। इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि घर का खर्चा जो है वो किसका चलता है और किस तरह चलता है। आज तक इन्होंने अपने घर से खाना नहीं खाया, हमेशा दोस्तों पे रहे हैं, यारों पे रहे हैं और ATMs पे रहे हैं। कब्जा ग्रुप का जहां तक है तो वो आप देख लें कि उन्होंने अपने बहनोई के लिए 3 IG चेंज किए और जब कब्जा छुड़ाया गया तो कोर्ट ने वापस कहा कि लॉफुल ऑनर जो है वो है और इसे वेकेट किया जाए और खोखर बरादरान को दिया जाए। तो ये क्योंकि ये अब एक सफे की बात नहीं कर रहे, पहले आपने देखा होगा 4 माह पहले हर वक्त ये हर वजीर और हर मशीर और हर तर्जुमान एक पेज की बात करते थे। आजकल वो पेज की बात ठीक है। अब आपको लगता है एक पेज पर शायद नहीं है? सदस्य साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था मगर कॉल ड्रॉप हो गई। बिल्कुल कॉल ड्रॉप होगी और कुछ ही देर में हमारा उनसे राब्ता भी बहाल होगा। उनसे भी हम यकीनन वज़ीर आज़म साहब की जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आवाम से बात की उस हवाले से भी बात करेंगे
और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी उनसे जरूर बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम जैसे जिक्र कर रहे थे गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन का, मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़ा कोई हार्ड टॉक नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात करते हैं तो उनका जवाब शुरू होता है ऑपोजिशन की तनकीद से, हम ऑपोजिशन से सवाल करते हैं तो उनका जवाब शुरू होता है गवर्नमेंट पर तनकीद से। ऐसा क्यों नहीं होता कि अपनी अपनी बात की जाए, अपना अपना कंडक्ट या अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप जो है मीडिया को आज़ाद कर दें और जो पार्लिमानी अमूर पे, कमेटीज पे या जो उसके आईनी तरानी में उस पे अंडर कैमरा, हम तो कई बार इन्हें कह चुके हैं। हमने तो जब आए थे उसी वक्त पहले दिन ही तमाम ओपोजिशन ने इनको अपने एक्सटेंड किया था, कोऑपरेशन का हाथ किया था, इनकी तरफ बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने ये तो ऐसे हैं कि मुंह साइड पे करके बैठते हैं दूसरी साइड पे। और आप देखिएगा कि इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया और जिस तरह लोगों को किया, इन सियासी तारीख पाकिस्तान की जो है ये शौकत अजीज और मुइन कुरैशी की तरह याद करेगी, और ये इनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। तो आप देख लें इनके एक्शन क्या है, कोई चीज भी इन्होंने किसी को चीज को भी ढंग से की है। ये इतने नारी हैं, इतने नालायक हैं, मैं ये नहीं कह, मैं चले सेनेटर साहब फिर वही हुआ, मैंने आपसे आपका जवाब पूछा लेकिन हुआ वही कि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर तनकीद से शुरू किया। बहरहाल हमारे साथ ही रहिएगा, हमें मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया। जी सेनेटर साहब कुछ कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन सेनेट की ड्यूटी लगाई कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल पॉलिसी का बिल जो है वो पीएमसी का करे। हमने कंसेंसस से किया, तमाम पार्टीज ने साइन किए। जी 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 जी। और जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, जो बरकी साहब पीएमसी का ला रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल के वही होगा, ये कंसेंसस से नहीं होगा। तो ये इसका तो नहीं हो सकता वन मैन शो। ये ठीक है, वन मैन शो नहीं हो सकता, कंसेशन करना पड़ेगा और उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट लाना पड़ेगा। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अली एंड टीमर। थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा। और जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे और कल वज़ीर आज़म ने जो आवाम से बातें की, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और ख़ताब भी किया, आपको क्या लगता है कि क्या आवाम जो है इससे उम्मीद लगा लेगी? क्योंकि असल ग्राउंड पर जो गवर्नेंस है, जो डिलीवरेंस है, वो दावों के अगेंस्ट जा रही है। फॉर एग्जाम्पल महंगाई को ही ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सीमन। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, एक तो ये आपके ऑडियो में थोड़ा सा इशू है, इसको ठीक करा लें, साथ में बात को आवाज आ रही है उनकी, वो क्लियर कर दें प्लीज। जी, एक्चुअली मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है और बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, या तो इन्हें क्या दोबारा कॉल कर लें या मैम देखिएगा कुछ बेहतर हुई है। हेलो जी जी मैम, आवाज बेहतर हुई है? बेहतर नहीं हुई, चले लेट मी ट्राई टू स्पीक, बट बेहतर नहीं हुई, अपने पीछे उनको बताएं। जी जी। मैं ये अर्ज कर रही थी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हुक्मरान है, सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो डायरेक्ट आवाम से राब्ता कर रहे हैं, उसमें ये एक खुशाइंद कदम है टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। कैसे? हम तमाम पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, ये हमारे लिए एक अलर्ट कॉल है कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी से उठ के भी कोई बंदा कॉल कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर सकता है कि हम हल्के में हमारी अपीयरेंस कितनी है या हम कितना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो गुड गवर्नेंस के लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके जो सरकारी मुलाजमीन, उनके बारे में भी कॉल जा सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो। और मेरा नहीं मानना, आई एम श्योर कि डॉक्टर असद साहब इज वेरी सीनियर पर्सन और सेनेटर हैं ये, कि इस तरह की चीजों को भी अगर ये क्रिटिसाइज करेंगे तो एक अच्छी रवायत है। कल को जो ऑपोजिशन है वो वेटिंग गवर्नमेंट है, तो ये इस तरह के जो अच्छे आइडियाज हैं, अगर किसी का मकसद वाकई अवाम की खिदमत करना हो तो उनसे तो फायदा उठाया जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये अपना टाइम निकाला और ये रूटीन में अब होगा। पहले सबसे जो हमें, मैं आपको अर्ज करूं सीमन, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, जी जी, आप आई विल रिक्वेस्ट टू यू, बोथ ऑफ यू, कि आप प्लीज उसके ऊपर भी प्रोग्राम करें। बिल्कुल जी, उसके ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों से उस पर राय भी लेते हैं, और यकीनन लोग कहते हैं कि हमारे बहुत से मसले जो हम उस पर शेयर करते हैं, शिकायत करते हैं, वो हल भी होते हैं। मैम आपने कहा कि यकीनन एक अच्छा अमल है और यकीनन है
कि अवाम से राब्ते में रहेंगे, अवाम उनसे बात कर सकेंगे अपने वजीर आजम से, मगर वजीर आजम साहब पहले ये भी कहते रहे हैं कि जो वजीर आजम उस वक्त के थे वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते थे, ऐवान में आना अपने आप की शायद तौहीन समझते थे, कौमी असम्बली में आना। तो वजीर आजम इमरान खान ऐवान में कब आना पसंद करेंगे, कितनी दफा है, ये भी आप प्लीज बताइएगा। अली, एक तो मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं ठीक आ रही है, कोई आपकी बहुत प्रॉब्लम है। मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई है, या तो अपना क्वेश्चन रिपीट करें कि आप इस चीज पे क्या, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। सिमल, कैन यू स्पीक? मुसर साहिबा, अली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐवान में मौजूदगी भी बड़ी मैटर करती है, पार्लियामेंट में आना भी बड़ा मैटर करता है। मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है? अदरवाइज हम आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। जी, मुझे समझ आ गई, ठीक है। तो वो वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी भी तो मैटर करती है ना। अभी असद साहब का जो मैंने आपसे बेसिक सवाल भी पूछा था कि कंसेंसस होना चाहिए दोनों पार्टीज का, ताकि कुछ अवामी फलाह की चीजें मंजूर हो। कंसेंसस होता है, हुकूमत की तरफ से वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जी जी, आप प्लीज अलाउ मी टू आंसर, अगर मुझे समझ आई आपके सवाल की। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि अगर ऑपोजिशन अवाम की नुमाइंदा होती, अगर होती से मुराद ये है कि अगर इन्होंने जाके अवाम के इश्यूज को वहाँ पे हाईलाइट किया होता तो फिर तो वहाँ पे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। इनका हर तरह का क्रिटिसिज्म हम सुनने को तैयार हैं। ये वहाँ पे विसल्स लेके जाते हैं, ये वहाँ पे शोर मचाते हैं। इन्होंने आज जाके इस मुल्क के लिए अगर कोई बात होने लगी है, क्या ये उस किसी कंस्ट्रक्टिव चीज का हिस्सा बने सिवाय शोर और ड्रामा और हंगामा और गालम गलोच करने के? इन्होंने मंडी और अखाड़ा बनाया अपने सबसे सुप्रीम जो इस मुल्क का पार्लियामेंट है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है, वहाँ पे इन्होंने अवाम के मसाइल का हल, सजेशन या कोई कंस्ट्रक्टिव चीज लेके गए। मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। ये जब भी गए, ये एनआरओ के लिए गए, ये जब भी गए इन्होंने मशहूर जमाना बदनामे जमाना 34 पॉइंट्स दिए, जिसमें कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करार दिया जाए। जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाना था, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उस वक्त इनका जो माशाल्लाह से जबरदस्त ऑपोजिशन का किरदार था वो किसी से ढका छुपा नहीं। और अगर इनको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अवाम के नुमाइंदे हैं, पहले वो अवाम का मैंडेट लेके गए हैं, अगर वो अवाम का, इससे बेहतर है कि इनकी गालम गलोच, इनकी ये जो सारे अटैक्स हैं उनसे सुनने से बेहतर है कि हम 4 घंटे ये कॉल सुन ले। वजह ये है कि ऑपोजिशन ने, जब मुझे ये बताएं कि जो कड़ा वक्त आया पूरी दुनिया पे, पूरी इंसानियत पे, कोविड से बुरा कोई टाइम नहीं था, बस उसके ऊपर भी इन्होंने उसको इतना बुरे तरीके से पॉलिटिसाइज किया। बिल्कुल सही मुसरत साहिबा, क्रिटिसाइज तो इस पर भी किया जा सकता है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि फिल्टर्ड कॉल्स और रिकॉर्डेड कॉल्स। प्राइम मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन थे वो ठीक थे। आपकी पूरी दुनिया ने उन चीजों को सराहा जिसके ऊपर ये कवाली करते थे, ये व्यूज करते थे, ये गालम गलोच करते थे। पार्लियामेंट के अंदर जब ये अवाम का मुद्दा रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी डिबेट होगी। ठीक है मसर जमशेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जो यानी हुकूमती जो मौक़िफ़ था वो इस पे बहुत ज़रूरी था, और सेनेटर PMLN डॉक्टर असद अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से मैम ने भी बात की, जिक्र किया कि जिस तरह से अपोजिशन अपना किरदार अदा किया कोविड डेज के दौरान जब जलसे किए गए, नुकता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शंस थे जलसे नहीं किए, कितने SOPs को फॉलो किया गया, तो दूसरों पे तनकीद जरूर करें। अमल किसी का भी ठीक नहीं था, कोरोना के दौरान इस्तेमाल तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन क्या किया गया, दोनों तरफ से क्या किया गया वो सबके सामने। और जाते जाते एक बात का जवाब मैं मुसरत साहिबा को जरूर देना चाहूंगी, जब उन्होंने कहा कि वजीर आजम नहीं सुनना चाहते कि ऑपोजिशन किस तरह से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, वो डायरेक्ट अवाम से बात करना चाहते हैं। तो वजीर आजम तो मीडिया भी नहीं देखना चाहते, वो तो मीडिया की रिपोर्ट्स को भी फेक कह देते हैं, एंकर्स को भी कह देते हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिल्टर्ड कॉल्स चलाते हैं। तो फिर सब अच्छा की रिपोर्ट शायद वजीर आजम को दी जा रही है, इसीलिए हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे। एनीवेज, हालात बेहतर नहीं हो रहे। और एक और बम जो है वो गिराया गया है, जहां पर पेट्रोल महंगा हुआ था अली, वहीं पर ओगरा ने LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ सिर्फ कमर्शियल यूज वालों को इसका धचका नहीं लगा, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए 45 पैसे इजाफा किया गया है। यानी जो एक आम कंज्यूमर है पाकिस्तान भर में, वो लोग जिनके घर पर गैस का नामो निशान नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, नाश्ता बनाने से बैठे हुए हैं कि कब दफ्तर जाएंगे, कब खाना खाएंगे, खाना बनाने से, रात की रोटी बनाने से बैठे हुए हैं,
उन्होंने क्योंकि अब एलपीजी परचेज करनी होती थी, सिलेंडर में गैस भरवानी होती थी, तो उसमें भी अब इजाफा किया गया है, जिसके बाद एलपीजी के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर जो है उसकी नई कीमत 1,863 रुपए 14 पैसे मुकर्रर की गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि एलपीजी की जो कीमत है उसमें इजाफा भी अब क्योंकि सामने आया है, तकरीबन 10 रुपए 37 पैसे किलो बढ़ा दिया गया है इसकी कीमत को। तो इस पर सरापा एहतजाज है। कौन सरापा एहतजाज है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, जिन्होंने तमाम तर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है, मगर अगर सामान ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये पहिया अगर रुक जाएगा तो मुल्क का पहिया भी रुक सकता है। बिल्कुल डिमांड की है उन्होंने जी, ना सिर्फ एलपीजी, ऑब्वियसली एलपीजी की तो हम आपको अपडेट दे रहे थे, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर उन्होंने कहा है कि जी अब हम अपनी मसनूआत लेकर नहीं जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, विजिबल पॉलिसी बनाएं और फिर उसके बाद हम कारोबार करेंगे, अदरवाइज हम कारोबार नहीं कर सकते। मतलब वो इतने बेबस हो गए हैं कि उनकी जो कॉस्ट है वो उनके नफे से या जो भी उन्होंने कमाना है उससे बढ़ गई है। ऐसी गवर्नेंस आज तक नहीं देखी। उस क्या गवर्नेंस के आप एक चीज की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, मगर वो सारा तबका, वो सारे प्रोफेशंस जो कि इससे जुड़े हुए हैं, इससे मुंसलिक हैं, कि आप रेट का तयन कर देते हैं जी कि ये गवर्नमेंट का रेट है, आपने इसे तजावुज नहीं करना, चाहे वो दूध की बात हो, चाहे वो सब्जियों की बात हो, चाहे वो दीगर किरायों की बात हो, आप तयन कर देते हैं जी सरकारी रेट है, आपने अमल दरामद करना है, ना किया तो जी 5,000 जुर्माना, 10,000 जुर्माना, 50,000 जुर्माना, बड़े जुर्माने हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से कीमतें बढ़ा देते हैं, क्या आप उनको ऑन बोर्ड लेते हैं? आप उनको कहते हैं कि जी हम ये बढ़ाने जा रहे हैं, आप इतने बढ़ा लें। बिल्कुल, लेकिन जब वो बढ़ा लें तो आवाम चीखती है, फिर आवाम कहां जाए? तो जाहिर है ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पे आना ही है ना। पेट्रोल वाले अक्सर ये कहते हैं जी डॉलर के ऊपर अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, तुमने डॉलर लेकर रखे हुए हैं, जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है तुम्हें नुकसान हो रहा है। ये समझ क्यों नहीं आता कि डॉलर की कीमत जब बढ़ी, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, फिर उसमें आपकी सब्जियां, फल, दालें जो एक शहर से दूसरे शहर जाना है वो फर्क पड़ेगा। ऑल्सो जब डॉलर बढ़ता है तो आपके गर्दिशी कर्जे बढ़ते हैं, आपके ऊपर वो तो बढ़ते ही बोझ बढ़ता जा रहा है और फिर वो टैक्स की मद में वो तो कर्जे बढ़ ही रहे हैं और कर्जे हम वापस तो कर रहे हैं, लेकिन जो कर्जे हम ले रहे हैं उतने तो 5 सालों में नहीं लिए गए थे। पिछले दौर में जो हमने 2.5 साल में 3 साल में लिए कर्जे, वो भी एक रिकॉर्ड हमने सेट तो कर लिया है, लेकिन ये कर्जे भी वापस करने हैं, ये कैसे करने, ये भी एक सवाल है। आपने बात की कि पेट्रोल क्योंकि आलमी मार्केट के साथ, आलमी मंडी के साथ और डॉलर की रेट के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है, मगर यहाँ पे जो टैक्स और जो लेवी की मद में पर लीटर लिए जा रहे हैं पैसे आवाम से, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब तो हम बात कर रहे हैं, चूंकि आपने कहा इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर तो अली खैर बहुत सी बातें नहीं हो सकती, बट ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है अगर ये स्ट्राइक पर चली गई तो चीजों का बुहरान पैदा होगा। बुहरान पैदा हो जाएगा होता है जी, जिस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता एक सूबे से दूसरे सूबे में, या वो नहीं वहां पहुंच पाती, तो फिर आवाम परेशान होते हैं। एक तो महंगाई से पिसे हुए, दूसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ दोज थिंग्स जो नहीं आ सकेंगी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट प्रोटेस्ट पर चली गई। बिल्कुल जी, और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम यकीनन आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, हाई स्पीड डीजल की बात कर लें, एलपीजी की बात कर लें, इससे कितना मुतासिर होता है आपका ये सारा कारोबार और अब आपके मुतालबात हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया 24। मैं आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बट आई थिंक उनको उनकी आवाज वापस जा रही है। टेक्निकल से मैं कहूंगी कि प्लीज इसको देख लें। जी सर। देखिए ये जो ये 5वीं दफा डीजल की, हेलो जी जी सर आप फरमाइएगा, हमें आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ देखिए जी, पेट्रोलियम की मसनूआत जिसकी 5वीं दफा मुसलसल ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो गुड ट्रांसपोर्ट का काम करना जो है वो मुश्किलात, जी जी मुश्किलात से दो चार है। जी जी मोहम्मद असलम साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और मैं चाहूंगी कि टेक्निकली प्लीज इसको अच्छे से हैंडल कर लें ताकि वो अपना बयानिया हमें दे सकें। उनसे दोबारा कॉल मिलाइएगा, टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन उनका मौकिफ वही है कि 5वीं मरतबा डीजल की प्राइस में इजाफा हुआ, जिससे उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो। बिल्कुल जी, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया और जिन्होंने सामान भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो आए दिन इजाफा कर देंगे अपने किरायों में तो वो सामान भेजना मुश्किल हो जाएगा। असलम साहब, अगर आप सही तरीके से हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा कि कितना मुतासिर हुआ है आपका कारोबार इस महंगाई से, आए दिन की महंगाई से, और मुतालबात क्या है आपकी हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आम हेलो जी जी
जिस तरह आम आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट पे जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं जी। तो ट्रांसपोर्ट पे इसके बहुत से असरात होते हैं। महंगाई इतनी है कि एक डीजल को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उसमें भी महंगाई का एक तूफान है जी। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के जो वजीर हैं, जो मामले खुसूसी हैं, ये अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं पीएमडी में, और उसमें ये तेल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है जो अवाम की नुमाइंदगी करे। अब जितने भी इनके मशीर हैं, जितने भी इनके मामले खुसूसी हैं, जो कि इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें फैसले होते हैं, उसमें कोई ताजर बैठे हैं, कोई इंडस्ट्रियल बैठा हुआ है, कोई बिल्डर बैठा हुआ है, अवाम की बात करने वाला है कोई नहीं है। अब जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो उसके असरात हर चीज पे आएंगे। बाल की तफसील रुकेगी, फूड आइटम है, मेडिसिन है, तो हम तो मजबूर हो गए हैं। हम तो हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि तेल की कीमतें ना बढ़ाएं। इस पे ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है मुतासर हो रहा है। पहले ही ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है। हुकूमत ने आज तक ट्रांसपोर्ट को कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। ऊपर से तेल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, टायर की कीमत बढ़ा दी है, हर चीज की कीमत बढ़ा दी है। तो ट्रांसपोर्ट जो अपने अल्लाह के मदद के बाद अपने बलबूते पे चल रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट में हर मामला में ये रुकावट डाल रहे हैं। पिछले दिनों जब एक्सेल लोड का मामला था तब भी इन्होंने ट्रांसपोर्टों के साथ ज्यादती की। तो सबसे ज्यादा यूजर जो डीजल और पेट्रोल करते हैं वो तो ट्रांसपोर्टर है, तो सबसे ज्यादा उसके असरात भी हम पे आते हैं। तो जब तेल महंगा होगा, किराए महंगे ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके असरात फिर आम आवाम तक आएंगे। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करना चाहता हूं कि आपके जो कैबिनेट के वजीर हैं, जो मामले खुसूसी हैं, क्या वो आवाम का दर्द रखते हैं कि हर 15 दिन के बाद आपको कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ा दें? इस तरह तो ये मुझे तो नहीं लग रहा कि जितने कैबिनेट वजीर हैं ये कोई पाकिस्तानी है ही नहीं है या पाकिस्तान का दर्द रखने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम साहब, लेकिन ये कहिएगा, हुकूमत तो फिर ये भी बयानियां रखती है कि जी हमें तो सिफारिश आई थी 12 से 13 रुपए बढ़ाने की, हमने तो सिर्फ 2 से 3 रुपए बढ़ाए, और आप लोगों का बिजनेस तो डिपेंड करता है ऑन द गुड्स यू ट्रांसपोर्टिंग। तो वो जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है गुड्स, उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आवाम के ऊपर ही आएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी मुनाफा हो जाता है, गुड्स बेचने वालों का भी हो जाता है, पैसे तो आवाम ने भरने होते हैं। सर ये भी अवाम को पागल बनाया जा रहा है कि सबरी 13 की जा रही है, ये 3 पे बढ़ा देते हैं। अवाम को तो बेवकूफ समझा हुआ उन्होंने। क्या कभी ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी मंडी में कीमतें बढ़ी है? कितनी कीमतें बढ़ी है, हम कितनी बढ़ा रहे हैं? ये अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए रेट बढ़ा देते हैं, जिसका असर अवाम पे पड़ता है। खैर ये तो जब ऑपोजिशन में थे तब ये सारी चीजें डिस्कस की जाती थी, जी आलमी मंडी में इतनी कीमत बढ़ी, इतनी क्यों बढ़ा दी, इतनी लेवी क्यों ली जा रही, इतने टैक्स क्यों लिया जा रहा है पर लीटर पर फ्यूल पे। लेकिन अब जाहिर है उस तरफ कोई नहीं आना चाहता। लेकिन सर अब आप ये बताएं कि आपके हुकूमत से जो मुतालिबात हैं, मुतालिबात प्लीज बताइएगा। मुतालबा तो हमारे तो यही है कि ये तेल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, अभी मुसलसल 5 दफा जो कीमतें बढ़ाई गई इनको फिल फौर वापस लिया जाए, वरना फिर आप अपना कारोबार बंद कर देंगे, क्योंकि कारोबार करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि जो हमारी अखराजात हैं वो किरायों से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे जो 200 फ्लीट के मालिक हैं वो परेशान हैं। सर अगर आप किराए बढ़ाने जाते हैं तब भी नुकसान होगा। अगर आप किराए बढ़ाने जाते हैं तो तब जो ताजर तबका है वो आपका साथ नहीं देगा, क्या मसला क्या होगा वहां पे? देखिए अगर किराए भी बढ़ाएंगे तो वो अवाम पे वजन पड़ेगा ना, हुकूमत पे नहीं पड़ेगा। हम किराए बढ़ाते हैं उसका असर अवाम पे पड़ेगा, महंगाई होगी। तो ये हुकूमत, मैं जो वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के ये जो मशीर हैं, जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही। आपने कहा कि वज़ीर आज़म के आसपास जो लोग मौजूद हैं वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे और अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम हो गई और कारोबार करना मुश्किल हो गया। एंड आई थिंक अली ये तो हर फील्ड में हर शख्स का मसला है, कोविड से पहले भी और कोविड के बाद ज़्यादा हो गया। बिल्कुल जी, कोविड से पहले भी ये मसला था, कोविड के बाद मसला जो है वो ज्यादा हो गया है और उम्मीद है इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने तो कह दिया जी कि अगर हमारा मसला हल नहीं किया जाता, हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जो कि ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उससे वापस लिया जाए। हर पाकिस्तानी शहरी के दिल की तो यही आवाज है, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है या नहीं करती ये तो हुकूमत के ऊपर है जी। ऑपोजिशन के इतने धरनों से जलसों से उन्होंने बात नहीं मानी, वहां उसकी वजह से महंगाई पर काबू किसी तरीके से नहीं आ पाया, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा होना भी नहीं है। एनीवेज जी, फिलहाल तो उनको मनाने
की कोशिश जरूर कर लें, वेट ना करें कि वो प्रोटेस्ट पर चले जाएं, क्योंकि प्रोलॉन्ग होती गई प्रोटेस्ट तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लोग हम पर बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा बैठकर तनकीद करते रहते हैं। कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो उसको भी डिस्कस करना चाहिए। नहीं, अच्छी बातें भी हम करते हैं, जाहिर है। अब एक और अच्छी खबर आपको दे देते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों के लिए हेल्थ कवरेज पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ शहरियों को हेल्थ कवरेज की सहूलत दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर घराने को सालाना 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत शहरी पूरे पाकिस्तान के 400 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराएंगे। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले जो मसला चल रहा था हेल्थ कार्ड का, उसके ऊपर मेंशन किया गया था कि आप इस एरिया के हैं तो आप यहाँ इस अस्पताल से या बिल्कुल इस जिले से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इस हेल्थ कार्ड का फायदा ये होगा जी कि आप पूरे पाकिस्तान में 400 हॉस्पिटल उन्होंने उनका इंतखाब कर दिया है, उनका तयन कर दिया है कि आप यहाँ से जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये भी बता दें आपको साथ ही साथ कि इमरजेंसी की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वैसे आप आउटडोर सिचुएशन और वो इंश्योरेंस की यही पॉलिसी होती है ना, या तो आप यू हैव टू गेट एडमिटेड, आप इतनी इमरजेंसी और सीरियस इलनेस के ऊपर हैं तभी आप ये इंश्योरेंस। दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द वे फॉरवर्ड कि जिसकी हम बात करते हैं कि आप इतने टैक्सेस देते हैं, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस बेस में नहीं जाते जो इतने टैक्सेस देते हैं हर चीज के ऊपर, उसका आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको वापस उसमें क्या मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जी आपको वापस हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट मिल रही है कि आपकी सेहत का कोई ख्याल किया जाएगा। और ये वो इंश्योरेंस है जिसकी तारीफें हम या तो बरतानिया में एनएचएस सिस्टम के तहत करते हैं या अमेरिका में करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि वहां पे अवाम उसको ऑप्ट करती है खुद से, अमेरिका का अगर पर्टिकुलरली जिक्र करें और बरतानिया में गवर्नमेंट देती है, तो पाकिस्तान ने अपनी वेलफेयर स्टेट होने में एक अहम सबूत ये दे दिया है कि केपीके में 4 करोड़ ये जो हेल्थ कार्ड प्लस की सहूलत है ये उन्हें फराहम कर दी गई है। और जनरली भी अगर हम सर्वे करें और लोगों से पूछें तो लोग खासे मुतमईन नजर आते हैं केपीके में कि हमने ये इंसाफ, ये जो हेल्थ इंसाफ कार्ड है इसको इस्तेमाल भी किया है। मुतमईन है तो बार-बार इनका इंतखाब भी करते हैं ना, है ना, दूसरी दफा हुआ तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इन लॉन्गर रन हमें ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, ट्रस्ट करना चाहिए। जो उम्मीद का दामन टूटते टूटते हम फिर से एक दफा बांध रहे हैं और वो आपके वाली बात के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे काविशों की, अच्छे इकदाम की बात हो रही है, अच्छे कामों की बात हो रही है, तो ये तो इस हुकूमत का बहुत जबरदस्त काम है। कुछ बात कर लेते हैं उस काम की, उस प्रोजेक्ट की जो कि था तो पिछली हुकूमत का, मगर क्रेडिट इस हुकूमत को भी देना पड़ेगा जिन्होंने मुकम्मल किया। यानी ऑरेंज लाइन ट्रेन की हम बात कर रहे हैं जी, जिसको तामीर करने और चलाने में तकरीबन 6 साल का वक्त लग गया, जो कि इतना नहीं लगना चाहिए था, मगर बहुत सारी हर्डल्स आई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और अपनी मिसाल आप एक ये प्रोजेक्ट है और इसमें मैंने तो क्योंकि खुद भी सफर किया है, सीमल ने भी सफर किया, वो सबने आपने देखा भी था इनका सफर, तो यकीनन बहुत मजे का सफर। जबरदस्त जी, आई फील सो प्राउड दैट वी हैव सच प्रोजेक्ट्स। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है क्योंकि पिछली हुकूमतें ज्यादा ऑप्ट नहीं कर पाती थी, ज्यादा ओन नहीं कर पाती थी गुजरी हुई हुकूमतों के प्रोजेक्ट, काम पूरे मुकम्मल करते नहीं थे। क्रिटिसाइज तो बहुत किया तहरीक इंसाफ ने इस प्रोजेक्ट को, लेकिन शुरू भी कर दिया और बाकायदा फंक्शनल भी हो गया और आज अली उसको 100 डेज कंप्लीट हो गए जी, 100 डेज कंप्लीट हो गए। और इसी हवाले से आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा देता हूं जी। उमर नवाज बाबर साहब हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं नोरिंको इंटरनेशनल से और जॉइंट वेंचर है क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ। बहुत शुक्रिया जी आपका आने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें आप प्लीज यही बताइएगा कि ये जो जॉइंट वेंचर है नोरिंको इंटरनेशनल का, इस हवाले से कुछ बताएं क्योंकि लोगों को नहीं पता ठीक है क्या। First of all, I would like to take this opportunity to congratulate all the employees of Orange Line for the completion of 100 smooth days of operations of Orange Line in Lahore. Or I would also like to take this opportunity to thank Punjab Mass Transit Authority (PMA). अब इसके बाद मैं आपको इसके जॉइंट वेंचर के बारे में बताता चलूँ कि ये जो जॉइंट वेंचर है, दिस इज़ बेसिकली द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। और ये जॉइंट वेंचर कंसिस्ट करता है 3 बेसिक कंपनीज पे, 3 मेन कंपनीज पे। द लीडिंग कंपनी इज नोरिंको इंटरनेशनल एंड द टेक्निकल पार्टनर इज गोंजो मेट्रो व्हिच इज राइट नाउ ऑपरेटिंग 14 लाइंस इन चाइना एंड Norinco has built at 4 international subways and trains in all over the world and the Devo, the leading transport sector partner from Pakistan.
तो ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करता है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी ऑपरेशन मेंटेनेंस उसके अंदर रोलिंग स्टॉक्स आ जाते हैं, उसके अंदर उनकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, तो ये इस जॉइंट वेंचर जो है इसकी ये डोमेन है कि ये इस चीज़ को ऑपरेट किया जाए। बिल्कुल सही, एंड आई थिंक बड़ा सिस्टमैटिकली इसको ऑपरेट किया जा रहा है और ये बड़ा ज़रूरी भी था। इंटरनेशनली जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी आपने नोटिस किया होगा कि आपको बड़ा दुख होता था कि सबवेज हैं, मतलब लंदन की आप 2-3 बेसमेंट्स डाउन चले जाएं तो वहाँ पे ट्रेन चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान में व्हेन आई ट्रैवल्ड ऑन ऑरेंज ट्रेन तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा मज़ा भी आया, बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त। पर मेरे दिल में एक सवाल आया कि कब तक हम एज अ आवाम इसको साफ सुथरा रख सकेंगे या इवन कंपनी अपना रोल प्ले करती रहेगी। सो अभी की सिचुएशन क्या है, हाउ वाज द 100 डेज, लोगों से आपको क्या क्या कंप्लेंट्स आए? एक्चुअली जी देखें तो 100 डेज तो बहुत स्मूथ गए हैं एज इन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस पार्ट, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत अच्छी कॉपरेशन है पाकिस्तानी कंपनीज और चाइनीज़ कंपनीज़ के बीच में, क्योंकि जो स्टेशंस की क्लीनिंग का है वो दैट इज़ पाकिस्तानी कंपनी, और इसी तरीके से उनके बीच में और हमारे बीच में जैसे हम ऑपरेट करते हैं और उनकी क्लीनिंग का है, उनके पास डोमेन जो है क्लीनिंग का है, तो इस तरीके से हमारी बड़ी अच्छी कॉपरेशन के साथ पूरे SOPs को मेंटेन रखते हुए और जो पूरे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक्चुअली मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये जो सबवे है ये दिस इज़ द अडॉप्शन ऑफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और दिस इज़ द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस बहुत स्मूथ गए हैं, किसी किस्म के कोई मसले नहीं आए, और मैं यहाँ खराज तहसीन भी उनको पेश करता हूँ जो आवाम को कि उन्होंने भी बहुत ख्याल रखा है। अब हम भी अक्सर इसमें ट्रैवल करते हैं किसी सर्वे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं देखता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल किड्स, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, वो बच्चे कुछ मजाक कर रहे हैं, लेकिन देखें वो तो एक नेचुरल चीज़ है, और जो लाहौरी हैं वो जिंदा दिल लोग हैं, तो उसको अगर आप साइड पे रख के अगर आप डिस्कस करें तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्मूथ ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि हम देखा था कि बताया भी यही गया था कि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर सफ़र करेंगे। अभी तक का जो फीडबैक है, क्या फीडबैक आ रहा है, कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर सफ़र करते हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करें आइंदा आने वाले दिनों में ये तादाद मुसलसल बढ़ेगी या क्या सूरत है? बिल्कुल जी, तादाद तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिस तरीके से आपको पता है अभी कोविड की सिचुएशन है पाकिस्तान में, उससे हट के भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पीक टाइम्स होते हैं जिसमें ऑफिसेज जिस तरीके से अब स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिसेज दोबारा लोगों की रूटीन बनना शुरू हो गई है, तो इस लिहाज से तादाद आगे मज़ीद और इंक्रीज़ करती रहेगी। और इसके अलावा हमने काफ़ी जगह नोटिस किया है कि कुछ पीक आवर्स हैं और जो वीकेंड्स पे आपको पता है जैसे लाहौर वीकेंड तो छोड़ देना, वो तो टूरिज्म बस बन जाती है, वो आप टूरिज्म करने निकल जाते हैं और लाहौर को तो वो बिल्कुल पैक होती है। मेरा एक इत्तेफाक हुआ कि मैंने सुबह कोई अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे ट्रेवल करना था, तो मैंने 8 बजे ट्रेवल किया, तो एट दैट टाइम वो कम्प्लीटली पैक थी। अच्छा, तो सुबह जो ऑफिसेज के लिए लोग जाते हैं, हमारे कुछ अपने जो कोलीग्स हैं जो कहीं और से आते हैं, तो वो इस तरीके से वो सारे ऑरेंज लाइन का इंतखाब करते हैं। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह जी मजीद आगे और मजीद इसमें बेहतरी लाएंगे, मजीद इसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि आवाम मजीद आसानियां पैदा हो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन ऑन 100 डेज ऑफ ऑरेंज। और बिल्कुल जी, और हमें बहुत सारी तवक्कुआत है, उम्मीद है कि इसकी जो प्रमोशन वाला एलिमेंट है ना एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ताकि जो सब्सिडी दी जा रही है ना उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, रेवेन्यू इससे जनरेट किया जा सके, उस पर काफ़ी काम हो और आवाम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। उसके लिए जो काम करने चाहिए थे वो क्या अभी तक किए गए या नहीं किए गए, जो कि अभी तक नहीं किए गए और कब किए जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब किए जाएंगे हम जरूर बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा और अली का एक मसला बहुत साझा है और वो ये है कि हम कहीं ऐसी जगह गाड़ी अगर पार्क कर दें तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और दिल लगा रहता है उसी के ऊपर कि गाड़ी कहीं चोरी ना हो जाए। वैसे सवाल यही है कि ऐसी जगह से आप सोच रहे होंगे क्या ऐसी जगह, तो पाकिस्तान लाहौर की अगर बात की जाए खासतौर पर, तो कोई पार्किंग प्लाजा तो है नहीं कहीं आपको नजर आ जाए। कहना चाह रही थी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। बिल्कुल, गाड़ी भी आपने अगर कहीं लगानी है तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने सर्विस लेन्स के अंदर ही पार्किंग बना ली हुई और पैसे ले रहे हो पार्किंग के, वहीं पे गाड़ी लगती है, लेकिन वहां पे सेफ्टी कोई नहीं है, लिखा होता है आप अपनी गाड़ी के खुद जिम्मेदार हैं। खुद जिम्मेदार हैं। तो फिर जब सेफ्टी नहीं है तो फिर ऐसे में बंदा परेशान होता है कि भाई गाड़ी चोरी ना हो जाए, कुछ क्या करेंगे फिर, अगर गाड़ी चलेगी तो फिर
फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, बिल्कुल। और कराची में तो ये इशू बहुत ज्यादा है, और हम फिगर्स की जब बात करते हैं तो गाड़ी चोरी की रेशो जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सो हमारे साथ आज एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया जी, और वो काम ये किया कि अगर एक डिवाइस उन्होंने बनाई है कि आप अपनी गाड़ी में ये लगा लें, आपके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। अच्छा, यू नो कैसे उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ सलमान जमाली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। तो सलमान, फिर आप हमारा मसला हल कर दें कि गाड़ी चोरी से बच जाएगी और हम दोनों की अपनी अपनी गाड़ी हमारी मौजूदगी के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकेगी। क्या है ऐसा प्रोजेक्ट? बिल्कुल, हमारा प्रोजेक्ट कार की सिक्योरिटी के मुताबिक है। उसमें इनिशियल बेस पे हमारा फिंगरप्रिंट है। आपकी फिंगरप्रिंट के बगैर उस पे कोई भी मतलब आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट कर सकती। अच्छा, ठीक है। बात जी जी जो है उसकी मोबाइल से जो है कंट्रोल किया है, उसको कहीं भी आप उसको बंद कर सकते हैं, लाइव लोकेशन ले सकते हैं, और कहीं भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपनी मोबाइल के थ्रू। जबरदस्त ट्रैकर है। कितने में लगेगा ये? महंगा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल, ये तकरीबन इनिशियल बेस पे अभी जो हम लगा रहे हैं वो 15,000 रुपए की रेंज में लगा रहे हैं। ठीक है, 15,000 रुपए में इंस्टॉल किया जा रहा है, और यकीनन जो गाड़ी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है वो 15,000 में उसकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस चीज को कितनी देर में कमर्शियल कर देंगे, ये भी बता दीजिए। कितनी देर में कमर्शियल कर देंगे? आम मार्केट में कब दस्तयाब होगा ये करीब इनको अभी पैटर्न का मसला हो रहा है, वो पैटर्न जैसे ही होगा हमारा इंशाल्लाह वो मार्केट में आ जाएगी। मार्केट में जल्दी आ जाएगा। वेल, गुड लक सलमान, बड़ा जबरदस्त आपने काम किया। टाइम हमारे पास कम था लेकिन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आवाम तक पहुंचा दी है, तो आप इसके ढेर लगने वाले हैं कि लोग अपनी गाड़ी को बचा लेंगे। और फिंगरप्रिंट्स तो मेरी उंगली वाला मेरा है और अली की उंगली वाला अली का है, तो फिर उसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बस उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे चोर बहुत नौसरबाज हैं, बहुत तेज है ना, उधार गाड़ी मांगने वाले भी अब होशियार हो जाए। अगर ये डिवाइस होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हम तो कह देंगे जी वो तो मेरी उंगली के बगैर क्योंकि स्टार्ट नहीं होगी, तो आपने अगर कहीं जाना तो मुझे ले जाए, अदरवाइज गाड़ी नहीं। तो जी प्रोड्यूसर साहब कहने टाइम आवाज खत्म हो गया। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।